अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे पहला लेक्चर हमारे पास आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। इससे पहले के जो टॉपिक हैं उनका ज़रा आप अगर ओवरव्यू करना चाहें तो आपके पास सबसे पहले बोहर की डेरिवेशंस हैं। वो मोस्टली आपके पास मेमोराइज करने वाली चीज़ें, उसमें एज सच अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स हैं, रेडियो एक्टिविटी हो गया, एक्सरे हो गया। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मोस्टली शॉर्ट नोट के लिए तैयार करते हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर। और इसको स्टार्ट करने की वजह ये थी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया था वो ये था कि चैप्टर नंबर 3 करवा दें। अब चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड और उसकी कुछ कुछ थ्योरीज हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एटलीस्ट मिनिमम के एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वांटम नंबर्स का टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पिन क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट मिनिमम चैप्टर 3 समझने के लिए पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 3। लेकिन उस चैप्टर नंबर 3 की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि आपको क्वांटम नंबर्स का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। पेपर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ इसके साथ एक कनेक्टिंग टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से लाजमी एक सवाल शॉर्ट में आपके पास दिखता है सेक्शन बी में। तो वो टॉपिक भी हम इसके साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में क्वांटम नंबर के टॉपिक तक आते हुए क्या वर्किंग हुई थी। क्वांटम नंबर्स के टॉपिक तक आने से पहले पहले जो वर्किंग हमारे पास हुई थी वो ये थी कि आपके पास जो सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर करा था वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा था। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री की चीज़ें हैं जो मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और फिर उसमें कुछ इश्यूज आए थे जिनको नील बोहर ने रेक्टिफाई करा था। और फिर नील बोहर ने हमें कुछ दो तीन चीज़ें बताई थी। वो ये कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। पहली बात नील बोर ने जो हमें बताई। दूसरी बात ये बताई कि हर ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे लेट सपोज आपके पास, सपोज करें ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग करूँ तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और ये थर्ड। अब इसकी एनर्जी को मैं नाम दे रहा हूँ ई, और 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ई फॉर एनर्जी, 2 फॉर सेकंड ऑर्बिट, E3। उन्होंने ये बोला कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स होगी, पहली बात। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप इसका ऑर्डर बनाएं तो क्या बनेगा कि E3 सबसे ज़्यादा होगी, फिर E2 होगी और फिर लास्ट में E1 होगी। तो ये उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि आपके पास जो एनर्जी ऑर्बिट की है वो बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे। मतलब ऑर्बिट बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट बोहर ने दिए थे। दो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट है वो ये थे कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है। और यहाँ पे बोहर ने जो हमारे पास एक कंसिडरेशन दी थी वो ये कि उन्होंने ये बात बताई थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर को कैरी कर रहा होता है। और उन्होंने ये बोला पार्टिकल नेचर को कैरी कर रहा होता है, और उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। यहाँ तक बात उनकी क्लियर थी। अब हुआ क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वर्किंग होना शुरू हुई
कि जो बोहर ने बातें बताई हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, उसमें कोई मसला है या नहीं है। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि आपके पास एक साइंटिस्ट है और उन साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉय। स्पेलिंग याद रखने के लिए आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डी ब्रोगली, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डी ब्रॉय। इन्होंने ये बात कह दी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव नेचर भी रखते हैं। जब ये बात हुई तो आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी भी वर्किंग थी वो सारी बहुत बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गई। कि पहले तो सिंगल नेचर कंसीडर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर है और उस पर वो तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी जो एक पार्टिकल पे होती हैं, यानी कि मैटर पे जो अप्लाई हो रही है। डी ब्रॉय ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन आपके पास वेव नेचर को भी कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चला इलेक्ट्रॉन आपके पास डुअल नेचर है, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रख रहे हैं और वो वेव नेचर भी रख रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में एक वेव की तरह मूव कर रहा होता है, मतलब वेव की तरह मूव करेगा वो ऐसे, यानी कि आपका जिग जैग मोशन बना रहा होगा वो और एक वेव की तरह मूव करेगा। डी ब्रॉय ने ये बात करी और फिर उसके बाद इस वेव नेचर के ऊपर बहुत सारी वर्किंग हुई। अब जो बहुत सारी वर्किंग हुई वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर नाम है इनका कंप्लीट। इन्होंने ये बोला कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह घूम तो रहे, ठीक है, उनको इन दोनों बातों से कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने एक नई बात बताई। उन्होंने क्या बोला, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे और वेव की तरह घूम रहे। उन्होंने ये बात बताई कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशन रोटेशन कर रहे हैं। 3 डायमेंशन रोटेशन का मतलब क्या है, इन्होंने ये बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन 3 डायमेंशन। अच्छा, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, बुक में आपके पास डिटेल में चीज़ें मौजूद हैं, तो आप बुक से इसके जो भी आपको नोट्स तैयार करने हैं वो आप बुक से तैयार करिएगा। अगर नहीं हो तो आप बता दीजिएगा, फिर हम उसका कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, आपको कोई पीडीएफ वगैरह ड्राइव पे अपलोड करके दे देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें बुक रीड करने की आदत डालें, बुक में अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन रोटेशन में रिवॉल्व कर रहा है और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने जो एक और कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स पढ़ें या ऑर्बिटल्स पढ़ें एक ही बात है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल्स का। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ज़रा देख लें। पहली बात, 3 डायमेंशन रोटेशन क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे, इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे। लेकिन इन्होंने ये बात बताई कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। 3 डायमेंशन रोटेशन का मतलब क्या है कि आप अगर सपोज करें कि सेंटर में हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके पास यूं भी घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूं भी घूमेगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे भी घूमेगा और इलेक्ट्रॉन आपके पास कुछ इस तरीके से भी घूम रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ पिक्चर काफ़ी क्लियर समझ आ रही होगी आपको कि दिखाया क्या है कि इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी घूम रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्बिटल्स का। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स की अगर आप एक बहुत रफली डेफिनेशन बनाना चाहें तो आपके पास ऑर्बिटल क्या होते हैं, द स्पेस वेयर probability of finding electron is मैक्सिमम। कि हमारे पास ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मींस चांस, वो क्या है, मैक्सिमम। क्योंकि अब ये वेव है, वेव आप लोकेट नहीं कर सकते कि इस वक्त इस जगह पे होगी, ठीक है। तो आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो इन्होंने ये बात बताई कि आपके पास जो ऑर्बिटल है वो एक ऐसी स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है।
श्रोडिंगर की जो वर्किंग थी, उन्होंने एक वेव इक्वेशन बनाई थी। उस वेव इक्वेशन में उन्होंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खोल के रख दिया कि भाई ऐसा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ होते हैं, और उनकी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें उन्होंने 4 अननोन यूज करे थे, यानी कि 4 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल स्मॉल एन, दूसरा स्मॉल एल, तीसरा स्मॉल एम, चौथा स्मॉल एस, यानी कि एन एल एम एस, एन एल एम एस, एन एल एम एस। ठीक है, ये उन्होंने 4 वेरिएबल्स यूज करे थे अपनी वेव इक्वेशन में। अब ये 4 जो वेरिएबल हैं, असल में ये 4 वेरिएबल आपके पास क्या हैं? क्वांटम नंबर्स। ये आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता देंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। तो आपके पास क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? द सेट ऑफ नंबर्स which indicate the exact position and energy of an electron in an atom। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी कौन बताते हैं हमें? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास बहुत बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन था कि क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, कैसे आए और क्या वर्किंग है। ठीक है, तो अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। पहले क्वांटम नंबर से डेफिनेशन वगैरह मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन करते रहें। ऑलमोस्ट इसका टॉपिक कवर हो जाएगा ड्यूरिंग लेक्चर ही। अगर आप पेन पेंसिल कुछ भी लिखने की चीज़ और कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप लिख सकते हैं वो लेके बैठें, तो आप इसका क्वांटम नंबर्स का टॉपिक तैयार कर लेंगे। थोड़ा बहुत शायद एक दो चीज़ें आपकी मिस हो जाएं, तो मैं कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट डाउन करते रहें। जैसे ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये हो गई, और क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेट ऑफ नंबर्स विच exactly locate the position and energy of an electron in an atom is called quantum number या are called quantum numbers। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, चाहे तो वीडियो पॉज कर करके लिखते रहें, जैसे आपको आसानी। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास है आपके पास, अच्छा इसको नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं कि आप नोट डाउन करें और मैं रुका। ठीक है भाई, बुरा नहीं मानिएगा भाई, भाई बहन जो भी देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहला हमारे पास क्वांटम नंबर क्या है? सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास, क्वांटम नंबर 1 है हमारे पास प्रिंसिपल। अच्छा मैं क्वांटम नंबर को क्यों एन लिख दूं तो मसला तो नहीं है? आपने लेकिन पूरा लिखना होगा। ठीक है, आपने पूरा लिखना है पेपर में। क्यू एन मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं तो बता रहा हूँ कि क्यू एन का मतलब क्वांटम नंबर है। खैर, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? देखें, आप पहले एक दो चीज़ें समझ लें कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है। पहली चीज़ क्या सुनी आपने? ऑर्बिट में होता है। फिर ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल, और फिर डी जनरेटेड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा। और ये 1 2 3 4 है, तो आपको ये 4 देख के अंदाजा हो होगा ये चार क्वांटम नंबर्स हैं। पहला हो गया एन, दूसरा हो गया एल, तीसरा हो गया एम, चौथा हो गया एस। तो सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में होगा, फिर उस ऑर्बिट के अंदर कौन से ऑर्बिटल में होगा, उस ऑर्बिटल के फर्दर जो डी जेनरेटेड ऑर्बिटल है उसमें कौन सा होगा, फिर हम देखेंगे उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत आसान सी एग्जांपल दी जाती है, और हर कोई वो एग्जांपल देता है, मैं भी उसी एग्जांपल को कॉपी करूंगा कि आपके पास लेट सपोज आपके घर का जो एड्रेस होता है वो 3 4 मेन चीजें कंटेन करते हैं। सबसे पहली बात हाउस नंबर, दूसरी बात अगर कोई ब्लॉक है, कोई सेक्टर है या कोई स्ट्रीट है तो स्ट्रीट नंबर, तीसरी बात उस जगह का नाम, कोई टाउन है, कोई एरिया है, चौथी चीज उस शहर का नाम। जैसे लेट सपोज अगर आप गुलशन में मौजूद हैं तो आपके घर का नंबर अगर A10 है, A10 ब्लॉक ए, गुलशन इकबाल कराची। A10 क्या हो गया? घर का नंबर।
ब्लॉक ए क्या हो गया, उस एरिया की जगह। कौन से एरिया का ब्लॉक है, गुलशन इकबाल का ब्लॉक है। तो तीन चीज़ होंगी। चौथी चीज़, ये गुलशन इकबाल कहाँ पे मौजूद है, कराची में मौजूद है। तो आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए भी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे बताएंगे। पहले बताएंगे कौन से ऑर्बिट में है, फिर बताएंगे कौन से ऑर्बिटल में है, फिर बताएंगे कौन से डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में है, और फिर कौन सी उसकी स्पिन है। तो परेशान नहीं हो, लेक्चर के साथ बंधे रहें, साथ साथ सुनते रहें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आ जाएगा। नहीं आए तो फिर देखते हैं क्या करें। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं, स्मॉल एन। अच्छा, मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखता रहूंगा, आप उसकी वर्डिंग क्या होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है कि हमें नहीं पता कितने। लेकिन बट एन कैन नेवर बी जीरो। एन कभी भी जीरो नहीं होता। एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर होता है, जीरो नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। दो चीजें अभी तक जो समझाया वो समझते रहे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज ये हो सकती हैं। एमसीक्यूज में आता है ये कभी कभी सवाल कि वैल्यू ऑफ एन कैन नेवर बी डैश 1 2 3 0। तो आपको पता होना चाहिए जीरो नहीं होती, बाकी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी। अब ये है क्या चीज, अच्छा 1 2 3 के अलावा इसको एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए एल एम एन एंड सो ऑन। अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑर्बिट्स की। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। इसको सपोज कर लीजिएगा कि ये सर्कल बना हुआ है। मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो इसको सपोज कर लें कि ये सर्कल जैसा कुछ है। अब इसमें क्या है, ये किसी भी एक एटम का मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें जो पहला ऑर्बिट है इसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरे के लिए हो जाएगी एन की वैल्यू 2, तीसरे के लिए हो जाएगी एन की वैल्यू 3। और 1 को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, के से। तो मैं लिख सकता हूँ के, एन के पहले ऑर्बिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के। इसको लिख सकता हूँ एल, इसको लिख सकता हूँ एम। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, एन अगर 1 है तो साइज बहुत छोटा है, एन अगर 2 है तो साइज थोड़ा सा बड़ा है, एन अगर 3 है तो साइज और बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है। मतलब अगर आपको एन की वैल्यू पता चल जाए तो आप साइज बता सकते हैं उस एटम का कि उसका साइज क्या होगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या चीज इंडिकेट कर रहा होता है कि इट इंडिकेट्स दी साइज। ठीक है, अच्छा साइज के साथ साथ देखें, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में क्या बात करी थी कि E1 E2 E3 की बात करी थी कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये साइज के साथ साथ आपको एनर्जी भी बता रहा हूँ कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास दो तीन पॉइंट्स क्या हो गए कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, जीरो नहीं होती। के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, साइज और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है। इसके बाद क्या है, किसी भी ऑर्बिट में, जैसे फर्ज करें ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कैसे पता चलेगा। तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो प्रॉपर। 2n²। अच्छा ये विजिबल है, इसको देख लो सर। ठीक है, समझ आ रहा है, जबरदस्त। अब देखें इसका मतलब क्या है, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला है 2n²।
अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ, तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। मैं यहाँ पुट करूंगा 2, एन की जगह 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, मतलब फर्स्ट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में क्या आएंगे, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2, एन की जगह 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं थर्ड में निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से सो ऑन। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, सेकंड इज एल एंड थर्ड इज एम। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एम ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की चीजें। एक चीज और रहती है, लास्ट बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। अब हमें कैसे पता कि इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा हमने, ऐसे ही एक ऑर्बिटल का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। मिक्सअप नहीं करिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल्स निकालने के लिए n स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं मेरे पास पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये सब वर्किंग होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ वर्किंग कर लें ऑर्बिटल्स की। अगर n की वैल्यू 1 है तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर इज 4, तीसरे में 3, 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये आपके पास वैल्यूज सो ऑन चलती रहेंगी। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ ये वर्किंग, कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एमसीक्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय, फॉर्मूला पूछ लेंगे, कभी वो नंबर दे देंगे कि बताएं तीसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, साइज, उसका नंबर, और उसके अलावा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास सबसे पहले था। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, फिगर वगैरह आपने नहीं बनानी होगी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। मैं नेक्स्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पहले लिख लें कि हम प्रिंसिपल को एन से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा ताकि एंड में थोड़ा समराइज करने में आसानी होगी। आपके पास अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, कि आपको ये वो नंबर है जो आपको किसी भी ऑर्बिटल का शेप बता रहा होता है। इट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए, आप अज्यूम करें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया, तो हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर आ गए होंगे। अब जब हम ऑर्बिट के अंदर आ गए होंगे तो हमें बहुत सारे वहां पे ऑर्बिटल दिख रहे होंगे। तो अब जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढना चाह रहा हूं वो कौन से ऑर्बिटल में है, वो ये बताएगा। क्या बताएगा, वो ये बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, साथ साथ अज्यूम करते रहे। देखिए केमिस्ट्री सबसे बड़ा लॉजिक ही केमिस्ट्री क्या है, सबसे बड़ा मसला कि हम अज्यूम नहीं करते, साथ साथ अज्यूम करते हैं। आप किसी एक ऑर्बिट में आ गए, एन की वैल्यू आपको पता थी, लेट सपोज थर्ड वैल्यू थी, एन के थर्ड ऑर्बिट में आ गए आप। थर्ड ऑर्बिट में आप जब गए तो आपको वहां पे कितने ऑर्बिटल दिखे, 9। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन ढूंढना है,
किसी एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने आए हम, आपको एक इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, तो अब 9 ऑर्बिटल हैं, उस 9 ऑर्बिटल में से कौन सा वाले ऑर्बिटल में हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा यहाँ से कि आपके पास एल वैल्यू क्या है। एल वैल्यू हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इसको बेयर कर लीजिएगा। अगर समझ आता है तो आप 2x की स्पीड पे देखें इसको। ठीक है, आपके पास ये चीज़ कहाँ से पता चलती है कि आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ये आपको बताता है एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसमें हमारे पास ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है। आप देखें यहाँ पे होता क्या है, आपके पास ये ऑर्बिटल होते कौन कौन से हैं, आपके पास मेनली हमारी अंडर डिस्कशन जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये हमारे पास 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ। यानी कि मैं किसी ऑर्बिटल में गया तो मुझे वहां पे एस भी दिख सकता है, पी भी दिख सकता है, डी भी दिख सकता है और एफ भी। ये हो सकता है कि मुझे सिर्फ एस दिखे, हो सकता है एस और पी दिख जाए, हो सकता है एस पी डी दिख जाए। तो इस तरीके से आपके पास होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू जब 1 थी तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा था, कितने थे ऑर्बिटल, एक। जब एक ऑर्बिटल होगा तो हमेशा एस होगा, जब एक ऑर्बिटल होगा तो हमेशा एस होगा। जब 4 ऑर्बिटल होंगे तो हमारे पास हमेशा एस होगा और पी होगा। ठीक है, हमेशा एस होगा और पी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी और एस मिलके तो 2 बन रहे हैं और लिखा हुआ 4 है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप जरा इसको यहीं तक रोक। जब 9 होंगे तो आपके पास एस भी होगा, डी भी होगा और एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एल की वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे आए थे हम थर्ड ऑर्बिट में, 9 ऑर्बिटल है, मैं देखूंगा मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एल वैल्यू क्या है। एल वैल्यू आपके पास क्या होती है, अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 0, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2 एंड एफ ऑर्बिटल के लिए 3। यानी कि होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर 0 1 2 3। अब मुझे ये बताया गया कि आपको जो इलेक्ट्रॉन ढूंढना है उसकी जो एल वैल्यू है वो है 2। तो ये 2 सुनते ही मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा वो ऑर्बिटल बताओ जिसकी एल वैल्यू क्या है 2। ना ये मेरे काम का, ना ये मेरे काम का, ना ये मेरे काम का। ठीक है, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंचते जा रहे हैं, हम ऑर्बिट में आ चुके हैं। ऑर्बिट में जो 9 इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम अपना रिक्वायर्ड ऑर्बिटल में चले गए। अब रिक्वायर्ड ऑर्बिटल में जब जाएंगे तो वहां पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी। वहां की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट में आएगी। एक एक क्वांटम नंबर एक एक चीज बताता जा रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वांटम नंबर क्या है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन बताते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तक पहुंच गए। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है आपके पास कि जो ऑर्बिटल है ये एस, पी, डी और एफ, ये फर्दर ब्रेक होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक नाम लिखा था, एक चीज के डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब वक्त आ गया इसको बताने का कि ये था क्या। अब देखें, ये ऑर्बिटल्स हमारे पास फर्दर ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद उनका नाम क्या बन जाता है, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डिटेल नेक्स्ट वाले में है, तो नेक्स्ट में हम डिटेल पढ़ेंगे। फॉर्मूला सुन लें आप सिर्फ कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, उसका फॉर्मूला था 2l+1। यानी कि इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लें हम रफ में, यहाँ कर लेते हैं, मिटाएंगे कुछ नहीं, एंड में समरी में बड़ा आसानी हो जाएगी हमारे को। ठीक है, ऑर्बिट मिटा दिया मैंने। अच्छा देखें, ये होता है फॉर्मूला। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई एस बताएं, कितनों एस के कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, पी के कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, डी के कितने होंगे एंड एफ के कितने होंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि ये ऑर्बिटल टूट जाएंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, वो कितने कितनों में टूटेंगे ये आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा, 2l+1। तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2, एल की जगह क्या पुट करूंगा, वैल्यू ऑफ एल फॉर एस ऑर्बिटल इज 0, तो मैं यहाँ पुट करूंगा 0+1, 2, पी के लिए 1+1, डी के लिए 2+1, एफ के लिए 3+1,
अब देखें, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन जहन में भी करें, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, 2 इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, 2 इंटू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, 2 इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन। मतलब आपको ये चीज़ क्या बता रही है कि आपका जो एस ऑर्बिटल है वो एक ही डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में टूट सकता है, या फिर एस नहीं टूटता। ये भी कह सकता हूं कि एस एक में ही टूट सकता है, या फिर एस टूटता ही नहीं। पी कितने में टूट सकता है? तीन में। ये जरा सुन लें, आपके पास पी क्या है? ये पी है। ये पी टूटेगा तीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, यानी कि जिसको नाम देंगे डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। उसका नाम क्या होगा? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब यहां पे हमने जो लिखा था कि एस और पी में, तो अब मैं पी की जगह क्या लिखूंगा? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। चार हो गए, काउंट करें, एक दो तीन चार, चार ऑर्बिटल्स मिल गए आपको। डी आपके पास कितनों में टूटता है? पांच में। तो पी टूटेगा तीन में, डी टूटेगा पांच में, तो पांच और तीन आठ, और आठ और एक नौ, नौ बन गए। फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। तो ये इस तरीके से वर्किंग होती। अब इसको अभी मैं यहीं लिखा रहने दूंगा, आगे मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये यहीं लिखा रहने देते हैं, इसकी वर्किंग है थोड़ी सी, इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें, वरना ये लेक्चर ऐसे ही जैसे सुना है ऐसे ही भूल जाएंगे। चले भाई, नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर ने कौन से चार वेरिएबल रखे थे? एन, एल, एम और एस। मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एम से। अब देखिए ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक से समझ आ रहा है कि हमने जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी, और वो अपनी अपनी ओरिएंटेशंस में अरेंज हो गए थे। मतलब ये आपको क्या बताता है ये क्वांटम नंबर? इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ये जो आपके पास चीजें दिख रही हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये आपको एक्सीज बता रहे हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक मैं थ्री डायमेंशन एक्सिस बना होगा। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड। मतलब एक आपके पास पी ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और एक जेड एक्सिस के ऊपर होगा। अब एक लम्हे को अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो आप सिर्फ समझ लें, डिटेल नहीं बता रहा मैं आपको उसकी, क्या है कि पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, डंबल। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट करें आपने केमिस्ट्री पढ़ना, तो फिर आप इसको सपोज कर लें कि पी का शेप होता है डंबल। ठीक है, आगे हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का टॉपिक है, उसमें हो सकता है मैं आपको ये बताऊं अगर हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कवर करा तो। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास जो एक ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ ऐसे, पी एक्स आ गया। एक ऑर्बिटल आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ ऐसे, यह आ गया पी वाई। एक ऑर्बिटल आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और वो होगा कैसे? कैसे? कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें बन रही होती कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बता रहा होता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। और आपके पास जो m की वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ m इज, वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू क्या होती है? -l से शुरू होती है, जीरो पे जाती है, और फिर जीरो से, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम थोड़ा बड़ा लिख दूँ, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा। वैल्यू ऑफ m इज, ये इज लिखा है बेटा मैंने, -l से स्टार्ट होगी, जीरो पे जाएगी, और फिर +l तक चली जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग आपको करके दिखाऊं,
तो हमारे पास एस के लिए क्या होगी, एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे नहीं बन पाएगा सही से चार्ट, चार्ट बना लेते हैं इसका छोटा सा इधर नहीं, इधर नीचे ही बना देता हूँ, यहाँ बना। आपके पास फर्ज करें ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गई उसकी एल वैल्यू, ये हो गई उसकी एम वैल्यू, ठीक है। बुक में साफ सुथरा टेबल भी गिवन है, आप चाहें तो साथ में बुक भी रेफर कर सकते हैं। एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है 0, तो एम वैल्यू भी हो जाएगी 0, क्योंकि सेंटर में हमेशा 0 होगी। आपकी बुक में शायद यहाँ 1 लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एस के बाद आता है पी, पी के लिए आपके पास एल वैल्यू क्या होती है 1। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो एल वैल्यू होगी वो नेगेटिव में भी होगी पॉजिटिव में भी होगी, सेंटर में हमेशा 0 होता है, ठीक है, सेंटर में हमेशा 0। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि पी में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो यानी कि 3 वैल्यूज लिखनी है, सेंटर में लिख दिया मैंने 0, 2 बची, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, ये हो गया माइनस एल, एल इज 1, -1 0 +1। डी के लिए आपके पास क्या होती है 2, और डी में टोटल जी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, तो सेंटर में आ गया 0 1 2 -1 -2। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज चल रही होती, ठीक है। अब देखें, आप सपोज करें हम कहाँ पे आ गए थे, हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की तलाश में थे हम, और अभी भी उसी की तलाश में ही है, जिसका ऑर्बिट था 3rd, यानी कि एन वैल्यू थी 3, जिसकी एल वैल्यू थी 2, यानी कि ऑर्बिटल क्या था उसका डी, यानी कि मैं ऑर्बिट में आ गया हूँ, उस ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटल तक पहुंच गया हूँ। अब ऑर्बिटल में से कौन सा वाला है, इन पांचों में से कोई होगा। लेट सपोज मैं एल को बोलता हूँ 1, पी पे आ जाए कि उस इलेक्ट्रॉन की एल वैल्यू थी 1, मतलब वो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ ये है आपके पास पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, कोई फिक्स इंडिकेशन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये पी एक्स है, ये पी वाई पी जेड। मैं ये कहता हूँ कि उस इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है, जिस इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ रहे हैं, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो है अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने क्या अज्यूम करा है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इसकी एम वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब एम वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए हम, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समझ लें गेट पे आ गए, यहां पर आ गए हम। अब इसके बाद आपके पास एक चीज क्या है कि जब मैं पी वाई में जाऊंगा तो मैं वहां क्या देखूंगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अब मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मैं पूछूंगा भाई ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए आप, या इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या मैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूँ या मैं एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है, उसका नाम आप अंदाजे से समझ आ रहा होगा कि स्पिन से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो 4th क्वांटम नंबर है वो हमारे पास है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या था, NLMS। अब ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 2 ही हैं कि आपके पास या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन आपके पास बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। अब आपके पास अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो आपके पास एस वैल्यू है वो होगी -1/2 और ये होगी +1/2, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं तो उसकी एस वैल्यू क्या होगी, -1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं तो उसकी एस वैल्यू क्या होगी 1/2। तो मैंने क्या बोला, मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकला था आज जिसका ऑर्बिट नंबर था 3, जिसका ऑर्बिटल नंबर था 1, जिसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 0, और उसकी जो रोटेशन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, मतलब उसकी एस की वैल्यू थी 1/2। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करा, एन, कि भाई एन क्या है,
थर्ड ऑर्बिट में चले गए। थर्ड ऑर्बिट में गए तो हमें पता चला यहाँ पे आपके पास कितने 9 ऑर्बिटल मौजूद है। उस 9 ऑर्बिटल में से किसकी बात हो रही है, पी की, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है 1। जब हम पी में गए तो हमें पता चला पी में भी 3 मौजूद हैं, -1 0 1। हमने देखा कि हमारे पास उस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो अलोंग वाई एक्सिस है, तो हमने सपोज करा था पी एक्स पी वाई पी जेड, तो वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई 0, मतलब एम की वैल्यू है 0। और उसकी जो रोटेशन है इलेक्ट्रॉन की, वो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन तो नहीं, इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ये टॉपिक था पूरा कि हमारे पास ये एक ब्रीफ टॉपिक था क्वांटम नंबर्स का। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए, पहली बात वो किस ऑर्बिट में है, दूसरी बात वो किस ऑर्बिटल में है, तीसरी बात उसकी ओरिएंटेशन क्या है, चौथी बात उसकी स्पिन या उसकी रोटेशन क्या है। ठीक है, समझ आती है ये चीज। तो आपको ये 4 चीजें अगर पता होंगी तो आप उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई भी एक वैल्यू मिस हो जाए तो आप उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ज़रा देख लें और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। आपके पास लेट सपोज आपके पास फर्स्ट करें सोडियम का एलिमेंट गिवन है। ठीक है, सोडियम का एलिमेंट गिवन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके जहन में फौरन आ गया होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 11 1 1 यानी कि। और उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं यहाँ पे किसी एक उसकी ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होंगी। तो आप ज़रा इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लें। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² के फॉर्मूले से 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तीसरे में आ तो 18 सकते हैं, लेकिन बचे कितने हैं 1, तो हमने 1 पढ़ दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबरिंग लिख रहा हूँ कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, यहाँ हम बताएंगे कि उसका ऑर्बिट कौन सा है, यहाँ हम बताएंगे वो कौन से ऑर्बिटल में है, यहाँ पे हम बताएंगे उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, मतलब उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। यहाँ हम बताएंगे कि उसकी स्पिन क्या है। ठीक है, शुक्र है 2-3 और नहीं है, वरना तो मैं बोर्ड से बाहर निकल जाता। एल एम एंड एस, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़रा यहाँ पे नोट डाउन कर लें इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो यहीं पे स्किप करके बाहर जा सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर ज़बरदस्ती तो शुरू से भी नहीं थी, मोबाइल आपका, आपकी मर्ज़ी है, देखें ना देखें। खैर मैं करवा रहा हूँ, आप इसको अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़रा समझते रहें। अब देखिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब समझने में इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसकी एन वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस की लिए एल वैल्यू क्या होती है 0। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है एस, और एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है कि एल इज इक्वल टू 0 और एस, तो एल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, एम वैल्यू भी 0। अब क्लॉकवाइज सपोज करें, मैं कह रहा हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये +1/2 होगा, +1/2 होगा। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में ही मौजूद है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो मतलब एस में है, एस में है तो मतलब एल की वैल्यू क्या है 0, ये हो गया 0, एम की वैल्यू अगेन 0।
अब स्पिन होगी -1/2, क्योंकि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया पहले ऑर्बिट के तमाम इलेक्ट्रॉन। अब देखें हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास अगर यहाँ पे ऑर्बिट की वैल्यू n की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l+1 का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि आपके पास पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला था n², यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का मतलब s था, px था, py था और फिर pz। मतलब मेरे पास जो दो इलेक्ट्रॉन है वो s में होंगे, दो इलेक्ट्रॉन s में, दो इलेक्ट्रॉन px, दो इलेक्ट्रॉन py, दो इलेक्ट्रॉन pz। तो शुरू में जो दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ वो मैं उन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ जो s में मौजूद है। तो अगर यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इनका ऑर्बिट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से लेके 10 तक सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद हैं। तो यहाँ तो लिख दें आप 2 2 2 2 2 2। समझ आती है बात कि ये सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हैं। तो मैंने n की वैल्यू लिख दी सबकी 2। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं s में, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 2 के लिए तो हो गई 0। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन p में मौजूद हैं, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन p में मौजूद हैं, तो p के लिए l वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। अभी पढ़ा था हमने कि आपके पास क्या होता है, s p d एंड f 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, तो यहाँ पे p l वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। अब देखें जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टेबल बनाया था तो हमने उसमें लिखा था s के लिए m की वैल्यू 0 और p के लिए -1 0 1। ठीक है, -1 0 1। अज्यूम ये कर रहे थे कि px जो है वो हमारे पास -1 है, py हमारे पास 0 है और pz हमारे पास +1 है। तो मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहली बात s के लिए तो 0 ही 0 होगी, एक क्लॉकवाइज सपोज कर लें और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जो px है इस इन दोनों को मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये दोनों मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन है जो px है, ये दोनों वो इलेक्ट्रॉन है जो py के हैं, ये दोनों वो इलेक्ट्रॉन है जो pz के। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास px के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, -1 py के लिए 0 0, pz के लिए 1 1। अब px में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज कर लें कि मेरे पास इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, आप इसको क्लॉकवाइज कर दें इसको एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी। एस की वैल्यू यही होती है बस, +1/2 -1/2। क्लियर है, ये होता है। अरे बहुत टेढ़ा हो गया है तो, ओए होए, तो सही कर लें। बड़ी माजरत बेटा, आपका 1 मिनट ज़ाया हो गया। कहाँ थे हम, एल वैल्यू लिख रहे थे ना, 1 1 1 1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 0 1 1। ये हो गया 1/2 -1/2 1/2 -1/2। अभी भी टेढ़ा है लेकिन पहले से बेहतर है। कोई बात नहीं बेटा, बड़ी माजरत वास्ते भाई को, बस क्या कहें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वाहिद ऐसा है जो थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n वैल्यू हो जाएगी 1 और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है s में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है s में, तो s के लिए l वैल्यू हो जाएगी क्या, 0, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब जब l 0 है तो m भी 0 और एक ही बचा है, तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टॉपिक था क्वांटम नंबर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, तो अगर इसमें से आप 70-80% भी रिटेन करते हैं तो आपका क्वांटम नंबर्स का टॉपिक कहीं फंसेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है, तो हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक करवाऊँ, अगर हुआ तो मैं करवा दूंगा, नहीं हुआ तो हो सकता है मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे चला जाऊँगा। चैप्टर नंबर 3 में हम बिल्कुल तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद बहुत डिटेल, बहुत लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में फर्दर दो थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोज आएंगी दोनों के लिए। तो आपके पास एक हेल्दी डिस्कशंस मौजूद हैं आगे। लेकिन इस चैनल पे आपके पास फिलहाल शायद यही वीडियो दिख रही होगी आपको, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। तो इंतज़ार करिएगा, आपको वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी मौजूद हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के वो करवा दूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कंप्लीट केमिस्ट्री करवा दें, तो कंप्लीट केमिस्ट्री तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट केमिस्ट्री करवाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, मेरा और आपका दोनों का। तो फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करें, बहुत बहुत सारी पढ़ाई करें, ठीक है। चले भाई, अल्लाह हाफिज़।